हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, शाम 8 बज चुके हैं और एक बार फिर से हम नए सेट लेकर के हाजिर हो चुके हैं। इसके पहले कि अगर आपने सेट्स को नहीं देखा है तो आप उसे देख ले। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं सेट नंबर 9 करने जा रहे हैं। ध्यान रहे, ये एक सेट की भावना से न देखें, ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज का ये जो क्वेश्चन है वो 5 जनवरी 2021 को RRB NTPC CBT 1 में जो कुछ पूछा गया था क्वेश्चन, वो वाला है। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 34 है और आपको पता है कि CBT 2 देने हैं और ग्रुप डी देने हैं, तो उसमें GK GS का रोल जो है काफ़ी अहम रहने वाला है। तो बने रहें शुरू से लेकर के अंत तक और बारी बारी से क्वेश्चन को आप कमेंट करते रहें जरूर। आइए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रहेंगे कि फूलों के अंडाशय के अंदर जो छोटे मनके होते हैं उन जैसे संरचनाओं को बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि मुख्य रूप से जो पुष्प होता है उसका 4 भाग होता है। जैसे पहला जो हो गया वो बाह्य दलपुंज हो गया, दूसरा दलपुंज हो गया, तीसरा जो हो जाएगा वो आपको पुमंग हो जाएगा। तो क्वेश्चन देगा कि पुमंग किसका भाग है, तो याद रखेंगे फूल का भाग है। और जो लास्ट हो गया आपका जायांग हो गया। क्या हो गया आपका? जायांग हो गया। इस तरह से टोटल जो है 4 भाग मिलते हैं पुष्प का। पहला बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग और चौथा जो हो गया जायांग। अब बात कर लेते हैं बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को कि ये पुष्प का सहायक अंग होते हैं। जो बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज होते हैं वो पुष्प का सहायक अंग होते हैं। लेकिन बात कर ले पुमंग और जायांग का बात कर ले तो ये दोनों जो होते हैं ये पुष्प के जनन अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुष्प के ये जनन अंग कहलाते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका बीजाणु राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है सर कि कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या होता है। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का जो पूर्ण रूप होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे देगा कि LAN का पूरा नाम क्या होता है। तो LAN का फुल फॉर्म जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लेकिन अगर बात कर ले ट्रिपल L का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ट्रिपल L का जो फुल फॉर्म होता है वो लोअर लेवल लैंग्वेज होता है। क्या होता है? लोअर लेवल लैंग्वेज होता है। ये बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के थर्ड वाले क्वेश्चन पे। क्या दिया गया है कि विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है। तो विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण जो है उसको कहा जाता है फ्यूज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्यूज कहा जाता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्यूज। बात कर ले फ्यूज का, तो फ्यूज में शीशा कितना होता है, तो फ्यूज में जो शीशा होता है वो 37% होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो होता है SN, यानी कि कह सकते हैं कि टीन होता है। टीन की प्रतिशत कितनी होती है, तो ट से 3 और ये 63 याद रखेंगे। शीशा कितना होता है? 37% और टीन कितना होता है? 63%। इसी दोनों को मिलाकर के फ्यूज को बनाया जाता है। अब थोड़ा सा और फोकस करें फ्यूज के ऊपर कि विद्युत फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है, लेकिन गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। विद्युत फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है और गलनांक जो होता है वो निम्न होता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, आप घरों में यूज करते हैं, MCB का प्रयोग करते हैं कि MCB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो MCB का जो फुल फॉर्म होता है वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा रुक जाएंगे, चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। तो कंप्यूटर की कौन सी विशेषता नहीं है, आइए जानते हैं। स्पीड तो बिल्कुल सही, एक्यूरेसी ये भी सही होता है और डाटा को स्टोर रखता है, ये तो आप भली भांति जानते हैं। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंटेलिजेंस कोशेंट हो जाएगा आपका राइट आंसर कि ये जो है वो कंप्यूटर का विशेषता नहीं है। बाकी विशेषता अगर कौन कौन सा पूछ देगा तो हो जाएगा कि ये स्पीड होगा, एक्यूरेसी होगा और डाटा को स्टोर करता है, इसलिए डाटा स्टोरेज भी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं सर। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। शाम में 8 बजे हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान में से एक है। तो भारत की जो सबसे बड़ी खदान है, जो दुनिया की सबसे बड़ी खदान में से एक है यूरेनियम के दृष्टिकोण से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तुम्मालापल्ली खदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम्मालापल्ली खदान हो जाएगा। ठीक है, ये बात कर ले कहाँ पे है तो याद रखेंगे ये आंध्र प्रदेश में है। अगर पर्टिकुलर रूप से बात करें तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में है। किस जिले में है? तो आंध्र प्रदेश के ये कडप्पा जिले में है, ये याद रखेंगे बात को। आंध्र प्रदेश का कडप्पा जिला में कौन सा है? तुम्मालापल्ली खदान है, जो कि यूरेनियम के खदान के लिए दृष्टिकोण से साबित हो जाता है। ठीक है, बात करें कि वर्तमान में भारत में जो जादूगोड़ा खान है वो भी यूरेनियम का खान है, जो कि कहाँ पे है तो याद रखेंगे झारखंड में यूरेनियम का खान है, जिसे जादूगोड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन बात करें विश्व के दृष्टिकोण से कि विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो याद रखेंगे कजाकिस्तान है। क्या कौन सा है? तो कजाकिस्तान है जो आपको यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर फोकस करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, क्या दिया गया है कि भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में जो 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन स्थापित किया गया था वो ध्यान रखेंगे अहमदाबाद में, याद रखेंगे। कहाँ पे? अहमदाबाद में, याद रखेंगे। जैसे अगर बात कर लें कि एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया था तो एप्पल का क्वेश्चन आता है, इसलिए 1900 जान लेंगे। 1980 में इसका राइट आंसर होता है कि 18 जुलाई 1980 एप्पल 81 में है, एप्पल 81 में है, याद रखेंगे। 19 जून 1981 को ये याद रखेंगे एप्पल को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, इसका प्रमोशन पैड का नाम क्या है तो कोरू से प्रक्षेपित किया गया था, फ्रेंच गुयाना कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात कर ले आर्यभट्ट का तो आर्यभट्ट कब हो जाएगा? 1975 हो जाएगा। और इसका प्रमोशन पैड का नाम क्या है तो इसका जो प्रमोशन पैड का नाम है वो वाल्वोग्रेड है। क्या नाम है? वाल्वोग्रेड है। क्या नाम है? वाल्वोग्रेड जो है, वाल्वोग्रेड जो है इसी से प्रक्षेपित किया गया था। किसको? तो याद रखेंगे आर्यभट्ट को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर फोकस करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कुछ जीव आकर्षणिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं। इन जीवों को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे इन जो जीवों को क्या कहा जाता है तो स्वपोषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वपोषक कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि पोषण की विधि कितनी होती है। तो पोषण की 2 विधि होती है। पोषण की 2 विधि होती है। पहला जो होता है वो स्वपोषण होता है और दूसरा जो होता है वो परपोषण होता है। पहला कौन होता है तो याद रखेंगे पहला जो होता है वो स्वपोषण होता है और जो दूसरा होता है वो परपोषण होता है। ठीक है, स्वपोषण की बात कर ले तो स्वपोषण वह विधि होता है जिसमें भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। जो जीव होते हैं वो भोजन अपना स्वयं संश्लेषित करते हैं, वो आपका कहलाता है स्वपोषण कहलाता है। लेकिन बात करें परपोषण का तो परपोषण वह विधि है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। तो जब दूसरे जीव पर निर्भर रहे तो परपोषण हुआ और जब खुद से निर्भर हुए तो स्वपोषण हुआ। ठीक है, चलिए लेकिन अगर बात कर ले थोड़ा सा मृतजीवी का तो मृतजीवी पोषण क्या कहलाते हैं? तो मृतजीवी पोषण में जो जीव होते हैं मृत जीव के शरीर से भोजन कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। समझ सकते हैं बात को कि मृतजीवी पोषण जो होते हैं वो जीव जो होते हैं मृत जीवों के शरीर से भोजन कार्बनिक पदार्थ के रूप में शोषित करते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया सर? दिया गया है कि पौधे में प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो जो तत्व का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है तो याद रखेंगे वो नाइट्रोजन है। कौन सा है? नाइट्रोजन है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है हमारे वायुमंडल में, तो याद रखेंगे 78% नाइट्रोजन का वायुमंडल में प्रतिशत होता है। नाइट्रोजन जो है वो सभी जीवन रूपों के लिए अनिवार्य होता है। जैसे नाइट्रोजन प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, या फिर कुछ विटामिन का भी भाग में नाइट्रोजन आपका पाया जाता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है? तो सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के द्रुमासम भाग में होता है। किस भाग में होता है? द्रुमासम भाग में होता है। ये बातें ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा तंत्रिका तंत्र की जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं और साथ ही साथ उसी को न्यूरॉन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी को न्यूरॉन भी कहा जाता है। रिपीट करते हैं बात को कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका कहा जाता है या फिर याद रखेंगे न्यूरॉन भी कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन जो देता है उस सिनेप्स का क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछता है। सिनेप्स के बारे में थोड़ा सा हम उसको समझने का प्रयास करते हैं कि जो एक्सॉन हो गया,
ध्यान रखेंगे क्या हमने बोला, एक्सॉन बोला। एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन से जब जुड़ते हैं, संपर्क में आते हैं, तो जो संपर्क स्थल होता है जहां पर मिलते हैं उसी को सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी को सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर फोकस करते हैं सर। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सामान्य परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? तो कौन बचाता है, अगर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करें। अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बलगम हो जाएगा। बलगम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि सामान्य परिस्थिति में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की बलगम जो है वो बचाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करें कि अमाशय से कौन कौन सा जूस निकलता है। तो यहाँ से बात करें तो गैस्ट्रिक रस निकलता है जिसमें HCl होता है, पेप्सिनोजेन होता है, और याद रखेंगे गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है। ये सभी कहाँ से निकलते हैं? अमाशय से निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लें कि विली विली के ऊपर फोकस कर लें कि विली विली छोटी आंत का भाग है या बड़ी आंत का भाग है। तो विली विली जो होता है वो मनुष्य में छोटी आंत का ये भाग पाया जाता है। याद रखेंगे छोटी आंत में विली विली पाया जाता है। विली विली लिखे या विलाई लिखे एक ही बात है। जैसे छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला कौन होता है? तो डिओडोनम, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे ग्रहणी कहा जाता है। दूसरा जो हो गया वो जेजनम हो गया, जेजनम, और तीसरा जो हो गया वो आपका इलियम हो गया। तो डिएडनम, जेजनम और इलियम ये छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। आइए अब सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी है? तो याद रखेंगे कौन कौन है? तो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस है। ठीक है, तो यहाँ पे अस्थायी सदस्य है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका चीन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस ये सभी क्या हैं? तो ये सारे अस्थायी देश हैं। आपको पता होना चाहिए, आप जानते भी होंगे कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था। ठीक है, और याद रखेंगे कौन कौन है, टोटल इसमें कितने देश हैं? तो टोटल इसमें 15 देश हैं, जिसमें 5 आपके परमानेंट है और जो 10 हैं वो अनपरमानेंट है। ठीक है, तो भारत में अभी क्या है? तो भारत अनपरमानेंट के मेंबर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो अगर लेकिन यहाँ पे बात कर लें कि विश्व युद्ध के बाद जो विश्व था वो 2 गुटों में बट गया था। विश्व युद्ध, चूंकि ये संयुक्त राष्ट्र संघ या सुरक्षा परिषद का स्थापना अगला विश्व युद्ध ना हो इसलिए किया गया था। तो जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जो विश्व है पूरा 2 गुटों में बट गया था। पहला जो था वो कौन था? पहला जो था वो पूंजीवादी था, लेकिन जो दूसरा था वो कौन था? तो याद रखेंगे समाजवादी था। कौन था? समाजवादी था। अमेरिका ने अपनाया क्या? पूंजीवादी, जबकि रसिया ने क्या अपनाया? रसिया ने अपनाया समाजवादी। यहाँ से एक और क्वेश्चन देता है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना कब होती है? तो राष्ट्रसंघ की जो स्थापना है वो याद रखेंगे, राष्ट्रसंघ का जो स्थापना है वो वर्ष 1920 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1920 में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं सर, थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे ऊपर फोकस करते हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन 12 नंबर में कि कुलीन जमींदारी के पतन के बारे में सत्यजीत राय की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है? तो याद रखेंगे कुलीन जमींदारी के पतन के बारे में सत्यजीत राय की जो फिल्म है वो किस नाम से जाना जाता है? तो जला सागर के रूप में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जला सागर के रूप में जाना जाता है। याद रखेंगे इसमें क्या किया गया था? इसमें कुलीन तंत्र जमींदारी प्रथा के पतन के बारे में बताया गया था। क्या बताया गया था? कुलीन तंत्र जमींदारी प्रथा के पतन के बारे में बताया गया था। लेकिन बात कर ले कि भारत में फिल्म जगत के जनक किसे कहा जाता है? तो याद करेंगे दादा साहब फाल्के जी को भारतीय फिल्म का जनक कहा जाता है। और भारत का जो पहला मुख्य फिल्म था वो राजा हरिश्चंद्र था। जो भारत का पहला मुख्य फिल्म था वो राजा हरिश्चंद्र था, जो कि वर्ष 1913 में बनाया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन देगा कि भारत का पहला बोलती फिल्म कौन सा था, तो पहला जो बोलती फिल्म था वो आलम आरा था। कौन सा था? आलम आरा था। ये बातें याद रखेंगे, जो कि इसके उलट दीजिएगा तो 1931 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1931 हो जाएगा। याद कैसे रखेंगे? तो याद रखेंगे, रखने का तरीका जो है वो पहला मुख्य फिल्म था और मुख्य फिल्म का उल्टा होता है बोलता फिल्म। तो मुख्य फिल्म था 1913 में और बोलता फिल्म 1931 में। याद रखेंगे बात को। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है वो 29 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन यहीं पे अगर बात कर ले हम 30 अप्रैल के बारे में, तो 30 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो महत्वपूर्ण रूप से आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है।
क्या मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर बात करें कि 28 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 28 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य रहने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दिवस मनाया जाता है 28 अप्रैल को। लेकिन अगर बात कर ले कि 27 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 27 अप्रैल को विश्व ग्राफिक्स दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे 27 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व ग्राफिक्स दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये सभी से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? तो ये सब में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण अभी बताने जा रहे हैं वो 26 अप्रैल है। 26 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखेंगे कब मनाया जाता है? याद रखेंगे 26 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन अगर बात कर ले कि 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को याद रखेंगे मलेरिया दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि मलेरिया किस परजीवी से होता है। मलेरिया जो बुखार है वो किस परजीवी के काटने से होता है। ठीक है, आइए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 में कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो भारत में जो राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना किया गया था वो वर्ष 1953 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1953 में किया गया था। बात कर ले कि इसके सदस्य कौन कौन से थे, तो याद रखेंगे पहला जो थे वो फजल अली जी थे। कौन थे? फजल अली थे। उसके बाद कौन थे? तो हृदयानाथ कुंजूर थे। हृदयानाथ कुंजूर थे। और जो तीसरा थे वो के.एम. पणिकर थे। कौन थे? के.एम. पणिकर जो थे वो तीनों सदस्य थे। याद रखेंगे किसका? राज्य पुनर्गठन आयोग का। जिसका स्थापना कब होता है? तो जिसका स्थापना जो होता है वर्ष 1953 में होता है। कब होता है? 1953 में होता है। कौन कौन इसके सदस्य थे? फजल अली थे, हृदयानाथ कुंजूर थे और याद रखेंगे के.एम. पणिकर थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आयोग ने यानी राज्य पुनर्गठन आयोग ने शुरुआत में जो सिफारिश किया था उसमें जो थे वो 14 राज्य को और साथ ही साथ 6 केंद्र शासित प्रदेश को बनाने के सिफारिश इन्होंने किया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 1956 में जो पुनर्गठन आयोग लागू किया गया था वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो याद रखेंगे 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था और उसी के तहत ये सिफारिश लाई गई थी। तो याद रख सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब होता है? तो 1953 में होता है। लेकिन ये अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1956 में लागू हुआ। क्यों? क्योंकि 1955 में तो इसने रिपोर्ट अभी सौंपी है, तो जब रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद ये चीज़ लागू होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है कि भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम का अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई? आया राम गया राम आप अक्सर चर्चाओं में सुनते रहते हैं, एक कहावत के तौर पे है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये एक गया लाल जी थे, उन्हीं के द्वारा कहा गया था। ठीक है, बात कर लेते कि गया राम अब आया राम शब्द का प्रयोग किसके द्वारा सर्वप्रथम किया गया? तो राव वीरेंद्र जी के द्वारा। याद रखेंगे राव वीरेंद्र जी के द्वारा सबसे पहले इस बात का प्रयोग किया गया था। गया राम अब आया राम इस चीज का बात किया गया था। ये हरियाणा की घटना है जब एक ही दिन में उन्होंने 2 बार पार्टी को अदला बदली कर लिया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है? एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता था? एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता था? तो याद रखेंगे क्या कहा जाता था? तो विशालांध्र आंदोलन कहा जाता था। विशालांध्र आंदोलन कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ से बात कर लेते हैं। थोड़ा सा राज्य पुनर्गठन आयोग चल रहा है, यहाँ पे आंदोलन भी चल रही है, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ से एक पोटी श्री रामलुलू का। याद रखेंगे रामलुलू की मृत्यु पोटी श्री रामलुलू की मृत्यु कितने दिन भूख हड़ताल के बाद हो गई थी? तो याद रखेंगे 58 दिन के आमरण अनशन के बाद इनके ये भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो जाता है। और वो वर्ष कौन सा था? तो वर्ष 1952 था। कौन सा था? वर्ष 1952 था। ठीक है, और याद रखेंगे 1953 में इसके 1 साल बाद 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो हुआ वो भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। भाषाई आधार पर सबसे पहले राज्य गठन किसका हुआ? आंध्र प्रदेश का हुआ, जो कि कब हुआ? तो याद रखेंगे 1953 में हुआ। ठीक है, और इसी आंध्र प्रदेश से कट करके आपका कौन सा राज्य बना हुआ है? तो आपको जो बनाया गया है वो तेलंगाना बनाया गया है। ठीक है,
तेलंगाना का स्थापना कब हुआ? तो तेलंगाना का जो स्थापना है वो 2 जून 2014 को हुआ। कब हुआ? तो याद रखेंगे 2 जून 2014 को हुआ। और तेलंगाना राज्य का जो गठन है, तेलंगाना राज्य का जो गठन है वो किसको आधार मान करके बनाया गया है? तो याद रखेंगे विकास को आधार मान करके बनाया गया है। किसको आधार मान के बनाया गया है? तो विकास को आधार मान करके बनाया गया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है कि 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का जो नाम था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ये बातें याद रखेंगे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि ये प्रथम व्यक्ति थे एशिया के जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किस पुस्तक के लिए मिला था? तो याद रखेंगे गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। किस पुस्तक के लिए? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। अब हम बात कर ले तो थोड़ा सा हरगोविंद खुराना जी को, जिनको बायोलॉजी के क्षेत्र में मिला था। कब मिला था? तो याद रखेंगे 1968 में हरगोविंद खुराना जी को नोबेल प्राइज मिला था, जो कि ये याद रखेंगे वो चिकित्सा के क्षेत्र में यानी बायोलॉजी के क्षेत्र में मिला था। लेकिन यहीं से अगर क्वेश्चन दे देगा कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखेंगे किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। और 1979 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन बात करें कि एस चंद्रशेखर को कब नोबेल प्राइज मिला था भौतिकी के क्षेत्र में, तो एस चंद्रशेखर को जो मिला था वो वर्ष 1983 में नोबेल प्राइज मिला था। रिपीट करते हैं, 1913 में किसे मिला? रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला। किस पुस्तक के लिए मिला? गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला। 1968 में हरगोविंद खुराना जी को मिला। किस क्षेत्र में मिला? तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। 1979 में किसे मिला? मदर टेरेसा जी को मिला। किस क्षेत्र में मिला? तो याद रखेंगे शांति के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। और एस चंद्रशेखर यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1983 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्या दिया गया है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो अली बंधु थे। कौन थे? अली बंधु थे। अब बात करते हैं कि इतिहास में अली बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखेंगे मोहम्मद अली। क्या याद रखेंगे? मोहम्मद अली और शौकत अली को, मोहम्मद अली और शौकत अली को अली बंधु के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद अली और शौकत अली को अली बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात कर ले तो थोड़ा सा कि मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु कौन थे, तो मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु जो थे वो खलीफा थे। कौन थे? याद रखेंगे खलीफा थे। लेकिन अब बात कर लेते खलीफा कौन थे, तो ये खलीफा जो थे वो मुहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे। कौन थे? तो याद रखेंगे मुहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे। अब थोड़ा सा यहाँ से एक और क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि खिलाफत आंदोलन जो कि क्वेश्चन देता है ये आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़ाए हुए हैं कि खिलाफत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ, तो खिलाफत आंदोलन का जो शुरुआत हुआ वो वर्ष 1919 में हुआ। कब हुआ? वर्ष 1919 में हुआ। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है यानी कि आउटपुट डिवाइस है। तो पहले हम कुछ इनपुट डिवाइस का नाम जान लेते हैं। जैसे कि बात करें कि कीबोर्ड जो हो गया आपका इनपुट डिवाइस हो गया, उसके बाद माउस जो हो गया आपका इनपुट डिवाइस हो गया, उसके बाद जो हो गया प्रकाशीय पेन, याद रखेंगे प्रकाशीय पेन जो हो गया आपका इनपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद जॉयस्टिक जो हो गया ये इनपुट डिवाइस हो गया। स्कैनर हो गया, बार कोड रीडर हो गया, या पंच कार्ड हो गया, या डिजिटल कैमरा हो गया, या टच स्क्रीन हो गया, या माइक हो गया। ये सभी क्या है? तो ये सभी एक प्रकार के इनपुट डिवाइस हैं। लेकिन हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो आउटपुट डिवाइस जो है मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, कार्ड रीडर है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है। ये सभी क्या है? तो याद रखेंगे प्लॉटर है। ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा कि इनपुट डिवाइस नहीं है यानी आउटपुट डिवाइस है। कौन? तो प्लॉटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्या दिया गया? कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे ये जो जाना जाता है वो औसत लागत के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं औसत लागत बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखेंगे औसत लागत बराबर जो फॉर्मूला होता है वो कुल लागत क्या होता है? कुल लागत। हमको पता है कि औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो कुल लागत बटा में उत्पादन की कुल इकाई।
क्या हो जाएगा, उत्पादन की कुल इकाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे याद रखेंगे लागत के दृष्टिकोण से आपसे फॉर्मूला पूछा है। किस दृष्टिकोण से? तो लागत के दृष्टिकोण से। बाकी मैथ रहता तो कुल संख्याओं का योग और बटा में कुल संख्याओं, हम संख्या को काउंट करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है कि औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्नलिखित में सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो औपनिवेशिक शासन की स्थापना जो हुई थी सबसे पहले वो बंगाल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो याद रखेंगे बंगाल में हुई थी। बंगाल से एक युद्ध का नाम याद आ जाता है कि 23 जून 1757 को पलासी की लड़ाई हुई थी। किसकी लड़ाई हुई थी? पलासी की लड़ाई हुई थी। ठीक है, अब चलिए युद्ध के बारे में बात कर लिए तो कुछ और युद्ध के बारे में हम और बात कर लेते हैं। जैसे पलासी की लड़ाई कब हुआ? 1757 में। लेकिन यही अगर क्वेश्चन देगा कि बेदरा का युद्ध कब हुआ, तो बेदरा का जो युद्ध हुआ वो 1759 में हुआ। कब हुआ? 1759 में हुआ। यानी पलासी की लड़ाई के 2 साल के बाद कौन सा युद्ध होता है? तो बेदरा का युद्ध होता है। बेदरा के बाद युद्ध के 1 साल बाद वांडीवास का युद्ध होता है। ये सभी क्वेश्चन पूछता है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो वांडीवास का युद्ध जो हुआ है वो 1760 में हुआ है। कब हुआ है? 1760 में हुआ है। और साथ ही साथ याद रखेंगे बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में होता है। कब होता है? 1764 में। तो पहले कौन सा लड़ाई हुआ? 1757 पलासी की लड़ाई, फिर 1759 में बेदरा की लड़ाई, 1760 में वांडीवास की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई हुआ। ये बातें ध्यान रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर फोकस करते हैं कि तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो तमिल नव वर्ष को वरुसा पिरप्पू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे वरुसा पिरप्पू के नाम से जाना जाता है। आइए यहाँ से जो क्वेश्चन देता है और हम क्वेश्चन को जानने का प्रयास करते हैं। तमिल कहने का मतलब कि तमिलनाडु का हो गया। तमिलनाडु का जो नया वर्ष हो गया वो जनरली 14 अप्रैल को शुरू होता है। कब शुरू होता है? तो याद रखेंगे 14 अप्रैल को तमिलनाडु में नया वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये तो तमिलनाडु का हो गया कि नया वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो वरुसा पिरप्पू के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर बात कर ले हम कि केरला को किस नाम से जाना जाता है, केरला के नव वर्ष को, तो केरला के नव वर्ष को जाना जाता है विशु के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? तो विशु के नाम से जाना जाता है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर देगा कि आंध्र प्रदेश के साथ साथ अब तो तेलंगाना भी आ जाएगा क्योंकि उसी से कट के बना हुआ है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को के नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे उगादी के रूप में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे उगादी के रूप में जाना जाता है। लेकिन यही अगर क्वेश्चन देगा कि असम के नौ वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो असम के जो 9 वर्ष है उसका जो नाम है वो बिहू है। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि बिहू कहाँ का 9 वर्ष का नाम है। तो याद रखेंगे बिहू जो है असम के 9 वर्ष का नाम है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है कि पूर्व तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो पूर्वी तट पर जो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है वो कौन सा है? तो याद रखेंगे चेन्नई है। कौन सा है? तो चेन्नई है। ये बातें याद रखेंगे। बात कर ले थोड़ा सा हम पारादीप के बारे में। तो पारादीप कहाँ पे पड़ता है? तो आपको उड़ीसा में पड़ता है। बात कर ले कांडला पोर्ट के बारे में। तो कांडला कहाँ पड़ता है? आपको गुजरात में पड़ता है। और याद रखेंगे ये भारत का जो है ज्वारीय बंदरगाह है। लेकिन बात करें विशाखापट्टनम के बारे में तो ये तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश पड़ेगा। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो विशाखापट्टनम हो जाएगा। बात करें कि भारत में कितने प्रकार के बड़े बंदरगाह हैं तो 13 जो है भारत में बड़े बंदरगाह हैं। और जो भी बड़े बंदरगाह होते हैं उस संघ सूची में आते हैं। किस सूची में आते हैं? संघ सूची में। यानी इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार संपूर्णतः होता है कि ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होता है। तो संघ सूची में केवल केंद्र कानून बनाता है और राज्य सूची में केवल राज्य और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे 24 पे बात करते हैं। खतरनाक प्रश्न है 24 नंबर क्वेश्चन में। एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी का निर्माण मापी जाती है जिसे क्या कहा जाता है? तो ये कुल मिलाकर के पूछा है कि शुद्ध निवेश के बराबर क्या होता है? तो शुद्ध निवेश बराबर क्या होता है? तो सकल निवेश माइनस के मूल्य ह्रास होता है। क्या होता है? सकल निवेश माइनस के मूल्य ह्रास होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? तो याद रखेंगे किसका नहीं माना गया था? किसको माना गया था? तो चरखा को माना गया था। अगर बात करें कि चरखा का प्रथम बार भारत में उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो फतुहात ए सलातनी पुस्तक में मिलता है। किसे मिलता है? तो फतुहात, याद रखेंगे फतुहात ए
सलातनी पुस्तक में मिलता है। सलातनी पुस्तक में चरखा का सबसे पहले उपयोग भारत में मिलता है। ये पुस्तक का नाम है फतुहात-ए-सलातनी। आइए अगले क्वेश्चन पे ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ से 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? याद करेंगे किस गोलमेज सम्मेलन को? दूसरे गोलमेज सम्मेलन को। ये जो भी गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो लंदन में हुआ था। और कमेंट करके आप लोग बताइए कि लंदन किस नदी के किनारे है? जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के काटने से होता है। मैंने आप लोगों से पूछा था, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के काटने से होता है मलेरिया, ठीक। लेकिन अब आप लोग बताइए कि लंदन किस नदी के किनारे है? बात कर लें कि जो प्रथम लंदन में संपन्न दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो याद रखेंगे महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे थे। जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो वर्ष 1930 में हुआ था, जो दूसरा में हुआ था वो 1931 में हुआ था, और जो तीसरा था वो 1932 में हुआ था, ठीक है। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुए थे? लंदन में हुए थे, ठीक है। चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं थोड़ा सा क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 कभी कभी गलत आ जाता था PDF, अभी आज सही आया, पूरी तरह से विजिबल है, ठीक ना। तो याद रखेंगे क्या क्वेश्चन दिया गया है 27 नंबर क्वेश्चन में कि वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो याद रखेंगे व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित रखा जाता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया है कि खालिस्तान में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहला वात्या भट्टी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया था। कुल मिलाकर के ये पूछा है कि राउरकेला जो स्टील प्लांट था उसका स्थापना कब किया गया था? तो उसका जो स्थापना किया गया था 1959 में किया गया था। अब बात कर लेते हैं राउरकेला के ऊपर कि राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो किस देश की सहायता से लगाया गया था? तो राउरकेला जो है वो जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। किससे? तो याद रखेंगे जर्मनी की सहायता से ये लगाया गया था, ठीक है। लेकिन बात करें कि भारत में लोहा इस्पात का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो याद रखेंगे भारत में जो लौह इस्पात का पहला कारखाना खोला गया था वो कुल्टी में खोला गया था। और कुल्टी कहाँ पे पड़ता है? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में कुल्टी आपको पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर बात कर लें थोड़ा सा कि बोकारो को किस नाम से जाना जाता है? तो बोकारो को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे स्टील सिटी के नाम से बोकारो को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? बोकारो को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। और याद रखेंगे भिलाई इस्पात संयंत्र जो है, भिलाई इस्पात संयंत्र क्वेश्चन देता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो किस देश के सहयोग से लगाया गया? तो भिलाई जो है वो रूस देश के सहयोग से लगाया गया। लेकिन यहीं अगर क्वेश्चन देगा कि दुर्गापुर किस देश के सहयोग से लगाया गया? तो दुर्गापुर जो है वो ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया। किस देश की सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से करके टेलीग्राम वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है। जहां से PDF आप लगा सकते हैं टेस्ट, उसके बाद आप हमारे साथ डिस्कशन का आनंद लीजिएगा तो और ज़्यादा बेटर लगेगा आपको। प्रत्येक दिन शाम में 8 बजे क्लास होती है, तो सभी लोग क्लास में शाम में 8 बजे राइट आ जाया करिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय जो वर्धमान का राजा था वो तेजचंद था। कौन था? तो याद रखेंगे तेजचंद था, ठीक है। लंदन किस नदी किनारे है? तो लंदन जो है वो आपको टेम्स नदी के किनारे। किस नदी किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है। अब आप लोग बताइएगा कि अस्थाई बंदोबस्त के समय गवर्नर जनरल कौन था? आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे कि तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया था? तो राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया था वो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर था। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जो बृहदेश्वर मंदिर है वो भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। याद रखेंगे भारत का ये सबसे बड़ा मंदिर बृहदेश्वर मंदिर है, जिसका निर्माण किसने कराया था? तो राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया था। बात कर ले तो थोड़ा सा बृहदेश्वर मंदिर के ऊपर में, बृहदेश्वर मंदिर को किस कला का निचोड़ माना जाता है? तो याद रखेंगे बृहदेश्वर मंदिर को कहा जाता है भारतीय वास्तुकला का ये से निचोड़ कहा जाता है। भारतीय वास्तुकला का निचोड़ कहा जाता है। लेकिन भारतीय वास्तुकला का निचोड़ इसको कहा था किसने? तो याद रखेंगे पर्सी ब्राउन नामक व्यक्ति ने भारतीय वास्तुकला का निचोड़ कहा था बृहदेश्वर मंदिर को, जो किसके द्वारा बनाया गया था? तो राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया था। लेकिन बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा द्रविड़ शैली के बारे में। द्रविड़ शैली के ऊपर जहाँ से क्वेश्चन देता है कि द्रविड़ शैली की जो प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी? तो द्रविड़ शैली की जो प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी? तो विमान शैली थी। क्या थी? विमान शैली
विमान शैली जो थी वो द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता थी, ठीक है। लेकिन अगर बात करें थोड़ा सा कि तंजावुर जो है, यहाँ पे चूंकि तंजावुर का बात किया जा रहा है, तो तंजावुर जो है वो क्या था, तो तंजावुर जो था वो चोल वंश का राजधानी था। किस वंश का राजधानी था, तो याद रखेंगे चोल वंश का राजधानी था। और चोल वंश का महानतम शासक कौन हुए, तो याद रखिएगा चोल वंश का जो महानतम शासक थे वो राजराज प्रथम थे। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आइए क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर फोकस करते हैं। पूरी तरह से विजिबल है सर, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर फोकस करते हैं। 31 में क्या दिया गया है, यूएन के उस प्रमुख अंग का पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। तो पहचान करिए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो याद रखेंगे यूएन क्या हो जाएगा, यूएन के उस अंग का पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा, न्याय परिषद हो जाएगा, न्यास परिषद हो जाएगा कि 1994 में ये निलंबित हो गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि अगला 32 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया कि शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है। तो शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के जो लेखक है वो सबा नकवी है। कौन है, तो सबा नकवी जो है वो शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक हैं, सबा नकवी हैं। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया गया है कि यूएन के 8वें महासचिव कौन है। तो यूएन के जो 8वें महासचिव है वो बान की मून है। कौन है, याद रखेंगे बान की मून है, ठीक है। ये कब से कब तक थे, तो याद रखेंगे 2007 से लेकर के 2016 तक थे। कब से थे, 2007 से लेकर के 2016 तक थे। क्यों, क्योंकि इन्होंने 2 माह का अपना कार्यकाल निभाया था। इन्होंने 2 अपना कार्यकाल निभाया था, इसलिए 7 से 12, 12 से फिर 16, 2 बार ये इन्होंने रहा था। लेकिन बात करें कि यूएन के प्रथम महासचिव कौन थे, तो याद रखेंगे त्रिगवेली जो थे वो, याद रखेंगे त्रिगवेली जो कि नॉर्वे के थे। त्रिगवेली जो थे वो यूएन के प्रथम महासचिव रहे थे। और जो दूसरे महासचिव थे वो डैग हैमरशोल्ड थे। कौन थे, तो डैग हैमरशोल्ड थे, डैग हैमरशोल्ड थे। और डैग हैमरशोल्ड की मृत्यु जो है वो वायुयान दुर्घटना में हो जाती है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अभी हाल में दिया था कि जो बान की मून है वो कहाँ की है, तो जो बान की मून है ये भी यूएन का महासचिव रह चुके हैं। तो साउथ कोरिया के, कहाँ के हैं, तो याद रखेंगे साउथ कोरिया के बान की मून है। लेकिन वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में याद रखेंगे 2017 से अभी तक कौन कार्यरत है, तो एंटोनियो गुटेरस जो कि पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुटेरस जो कि पुर्तगाल के हैं, ये 2017 से लेकर के अभी तक ये कार्यभार संभाले हुए हैं। आज का ये आखिरी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया गया है कि भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था। तो भारत का जो 100 नंबर का जो अभियान था वो 2012 में शुरू किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सितंबर 2012, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और बात कर ले थोड़ा सा कर्नवालिस, हाँ, अस्थाई बंदोबस्त के समय कौन थे, तो लॉर्ड कर्नवालिस थे, जो हमने आपसे पूछा है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्नवालिस उसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ से बताइएगा थोड़ा सा कि आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था। आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था, हम ऑप्शन दे रहे हैं 1973, 1973, 1974, 1974, 1975, 1975 या 1875। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जो लोग कमेंट करेंगे उनका नाम हम कल के वीडियो में लेंगे। तो फ्रेंड्स सभी लोग अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक बार जरूर आप लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही साथ कम से कम 5 मित्रों को आप शेयर करना ना भूलें, ठीक ना। ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक क्लास में बने रहें। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं हम शाम में 8 बजे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।